आज की मेरी कहानी है कुछ ऐसे सभ्य और संस्कारी लोगों की जो दहेज नहीं लेते, लेकिन हाँ, पूरा जीवन अपनी बहू के मायके से कुछ न कुछ मंगाते ही रहते हैं, कुछ न कुछ उम्मीद रखते हैं आने की। मेरी कहानी को सुनकर अपनी राय कमेंट बॉक्स में बताइएगा। कहानी शुरू करते हैं। लाल जोड़े में 16 श्रृंगार किए बहुत ही खूबसूरत लग रही थी राधिका। माता पिता की जान से प्यारी बेटी, छोटे भाई की माँ जैसी बहन, आज अपने नए जीवन की शुरुआत जो करने जा रही है। बहुत ही अच्छा लड़का मिला है, बिटिया राज करेगी। अरे हमारी बेटी किसी से कम है क्या? पढ़ी लिखी है, कमाती है, किसी और के पैसे पर नहीं, खुद की कमाई पर राज करेगी। ये वार्तालाप राधिका के माता और पिता के बीच में हो रहा है। ओफो, तुम तो मेरी हर बात पर नारी सशक्तिकरण का मोर्चा निकाल देती हो। चलो, अब हमारी बेटी की विदाई का समय हो रहा है। बेटा, तेरा मायका इसी शहर में है। कभी किसी वजह से किसी भी बात के लिए झिझकना मत। हमने तुझे अपने घर से विदा ज़रूर किया है, लेकिन अपने दिल से निकाला नहीं है। बचपन से ही तुझे सिखाया है कि कोई भी परेशानी, कोई भी बात हो, सबसे पहले अपने मम्मी और पापा को बताना। कभी भूल मत जाना। यह सीख राधिका की माँ उसे दे रही हैं। काश हर एक माँ अपनी बेटी को विदाई के समय यही सीख दे। पापा चिल, मैं हूं ना। दीदी का बॉडीगार्ड, रोज की सारी खबर लेता रहूंगा। राधिका का भाई, अरे छिपकली से डरता है और मेरा बॉडीगार्ड बनेगा। राधिका ने अपने छोटे भाई रोहन के कान खींच लिए। नम आंखों से खूबसूरत सपने संजोए। प्यारी सी दुल्हन राधिका अपने ससुराल में आ गई और अपने नए जीवन की शुरुआत की। अगले दिन ससुराल में बहू, अपने सारे गहने दे दो, मैं संभाल कर रख देती हूँ। लेकिन मम्मी जी, आज शाम को तो मुंह दिखाई है ना, और कल मुझे पगफेरे के लिए जाना है। मैं कहाँ आपसे बार बार मांगती रहूँगी। मैं अपने गहने अपने पास ही रख लेती हूँ। राधिका की सास वहाँ से चली गई, लेकिन कुछ ही देर में राधिका का पति वहाँ आ गया। क्योंकि जैसा हम सब जानते हैं, शादी के बाद गहनों पर तो ससुराल वालों का हक होता है ना। बहू अपने गहने अपने पास कैसे रख सकती है? आइए देखते हैं कहानी में आगे क्या हुआ। राधिका, तुमने मम्मी को अपने गहने क्यों नहीं दिए? जब आपको ये मालूम है कि मैंने गहने नहीं दिए, तो ये भी तो मालूम होगा ना कि क्यों नहीं दिए। और वैसे भी मेरे गहने हैं, मैं खुद संभाल सकती हूँ। मेरा पहले से बैंक में अकाउंट है और अब मैं लॉकर के लिए अप्लाई कर दूंगी। लेकिन मम्मी ज़्यादा अच्छे से संभाल के रखेंगी राधिका, और जब तुम्हें ज़रूरत हो तो तुम उनसे मांग कर पहन लेना। ऐसा करो, लाओ मुझे दो, तुम्हें शाम को पहनने को चाहिए ना, शाम को मांग लेना। विवेक, मैं तुम्हें पहले ही क्लियर कर देती हूँ, मैं आज़ाद ख्यालों की होने के साथ साथ अपनी चीज़ों का भी ख्याल अच्छे से रखना जानती हूँ। और मुझे अपनी ही चीज़ को बार बार किसी से मांगना अच्छा नहीं लगता। तुम प्लीज़ मम्मी जी को भी ये बात समझा देना। कहकर राधिका तैयार होने चली जाती है और अगले ही दिन पगफेरे के लिए मायके चली जाती है। विवेक वापस बुलाने नहीं आता उसको, इसलिए वो अपने दिल पर कोई बात न लेते हुए अपने छोटे भाई के साथ खुद ब खुद ही ससुराल वापस आ जाती है। जब शाम को विवेक ऑफिस से घर वापस आता है, अरे मम्मी, ये बाहर स्कूटी कौन खड़ी कर गया? स्कूटी? मुझे तो नहीं पता बेटा, मैंने नहीं देखी, मैं बाहर नहीं निकली हूँ। तभी राधिका आती है। बाहर मेरी स्कूटी खड़ी है, पापा ने मुझे गिफ्ट दी है। वहाँ से ऑफिस पास था, लेकिन यहाँ से दूर पड़ेगा, इसलिए रोज आने जाने में आसानी रहेगी। अरे यार राधिका, कैसे पिंक कलर की स्कूटी ले ली तुमने? ढंग का कलर तो ले लेती, ऐसे कलर तो लड़कियों पर अच्छे लगते हैं। विवेक ने बोला। अच्छा, फिर मैं कौन हूँ? राधिका ने अपनी बड़ी बड़ी आंखें करके विवेक से पूछा। अरे मेरे कहने का मतलब है कि विशाल, यहाँ पर विवेक अपने छोटे भाई के बारे में बात कर रहा है। विशाल पिंक कलर की स्कूटी कैसे चलाएगा?
राधिका चौंकते हुए बोली, एक्सक्यूज मी विशाल, भला मेरी स्कूटी क्यों चलाएगा? ये स्कूटी मेरी है और मैं अपने लिए लाई हूँ। अरे विशाल ना कॉलेज जाने के लिए बहुत दिनों से बाइक मांग रहा है। मैंने सोचा गाड़ी तो मेरे पास है ही, ज़्यादा कुछ नहीं तो तुम्हारे पापा शादी में बाइक ही दे देंगे। लेकिन तुम्हारे पापा ने तो खाली हाथ टरका दिया हमें। कन्यादान में भी बस हल्की सी सोने की चेन रखती। अब तुम मेरी पत्नी हो, तो मेरे खर्चे बांटना तो तुम्हारा फ़र्ज़ है ना। अच्छा एक काम करो, अपने पापा से कहना कि इस स्कूटी की जगह या तो कोई दूसरे रंग की स्कूटी दे दें। कोई दूसरी स्कूटी ले आओ, ये ठीक नहीं है। या फिर ऐसा करो, एक अच्छी सी बाइक ले आओ जो विशाल के काम आ जाए उसके कॉलेज जाने के लिए। विवेक की ऐसी बातों से राधिका को मानो झटका सा लग गया। ईश्वर का दिया सब कुछ है हमारे पास, हम दहेज नहीं लेंगे, हम बहुत मॉडर्न ख्यालों के हैं। हम आपकी बेटी को अपनी बहू नहीं बेटी बनाकर रखेंगे, पलकों पर रखेंगे उसे। कुछ इसी तरह की बातें, बहुत सारी बातें विवेक के परिवार वालों ने शादी तय करते समय राधिका के माता पिता से कही थी, जैसा कि हर घर में होता ही है। विवेक, मम्मी जी ने तो कहा था उन्हें दहेज नहीं चाहिए, वो इस प्रथा के खिलाफ हैं। फिर आज तुम ये सारी बातें मुझसे क्यों कह रहे हो? अरे राधिका, इतनी भोली मत बनो अब तुम। ऐसे तो सभी कहते हैं, अपने मुंह से कौन मांगता है भला? तुम्हारे पापा को तो खुद सोचना चाहिए था ना, इंजीनियर लड़का है, फ्री में थोड़ी ना मिल जाएगा। विवेक ने कुछ कटाक्ष किया। और तो और, हम लोगों के लिए कुछ सोने के उपहार भी नहीं दिए तुम्हारे पापा ने। बस ऐसे ही कपड़े दिए और पल्ला झाड़ लिया बेटी के ससुराल वालों से। सासू माँ भी आखिर कहाँ पीछे रहने वाली थी। उनको भी मौका मिल ही गया राधिका को सुनाने का। सभ्य संस्कारी परिवार के चेहरों से आखिर मुखौटे उतर ही गए और राधिका को एहसास हो रहा था कि वो कितनी बुरी तरह से छली गई है। जिन लोगों के साथ अपने नवजीवन का सपना देख रही थी, वे सिर्फ लोभ और लालच की पुजारी थे। मन में सवाल कौन था, कहीं मुझसे शादी भी मेरी सैलरी की वजह से तो नहीं की गई है? लेकिन कुछ कह पाती उससे पहले ही सासू माँ के कुछ और कटु वचनों ने उसके कानों में पिघलते शीशे सा प्रवेश किया और उसका दिल बस छलनी छलनी ही हो गया। अरे हमने तो सोचा था बहू आएगी, कुछ रुपया पैसा गहना लेकर आएगी, लेकिन हमारी तो किस्मत इतनी फूटी निकली कि इतनी तेज और चालाक बहू मिली हमें। सारे गहने भी खुद रख लिए, पता न जाने कहीं मायके ना छोड़ आई हो। क्या कराई क्या पता। और हर चीज़ में तो ये तेरा मेरा करे है। अरे घर में कोई चीज़ आती है तो सबकी होती है ना। अब इसकी स्कूटी अगर देवर चला लेगा तो इसे क्या परेशानी है? हम तो क्या ही बताएं, हमने तो कभी कोई भेदभाव ना किया। अरे कर ही ना सकते थे। हमारी सास ने तो हमें पैर के अंगूठे से दबा कर रखा हमेशा। विवेक और उसकी मम्मी यानी राधिका की सास अनाप शनाप कुछ भी बोले जा रहे थे, कुछ भी कहे जा रहे थे। और राधिका को उस समय ऐसा महसूस हो रहा था कि यहाँ से भागकर सीधे अपने घर अपने मम्मी पापा के पास चली जाए। लेकिन तभी, बस कीजिए आप लोग, बहुत हो गया। आवाज़ पहचान कर जब राधिका ने मुड़कर देखा तो उसके मम्मी और पापा हाथ में कुछ मिठाई और उपहार लिए घर के दरवाजे पर ही खड़े थे। विवेक दरवाज़ा बंद करना भूल गया था। राधिका दौड़ कर गई और अपनी मम्मी के गले लग गई। तुझे मैंने यही सब सिखाया था? कब से ये लोग बोले जा रहे हैं, सुनाए जा रहे हैं, और तू गूंगी गुड़िया के जैसी खड़ी है वहां पर। राधिका की मम्मी ने उसे दूर झटक दिया और डांट लगाई। अरे समधन जी, समधी जी, आप लोग कब आए? आइए ना, बिराजिए। हम तो बस अपनी बहुरानी को अपने घर के कुछ नियम कायदे समझा रहे थे। अचानक से ही सास की आवाज़ में चाशनी घुल गई और विवेक बाबू अपने सास ससुर को प्रणाम करने लगे। देखा आपने, जब मायके वालों के मुंह में जुबान होती है ना, तो हर कोई भीगी बिल्ली बन जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अरे जल्दबाजी और खुशी में ही अपनी स्कूटी से आ गई थी, तो हम इसकी विदाई के तोहफे, मिठाई और कुछ फल लेकर आए हैं। बड़ी विनम्रता पूर्वक राधिका के पिता ने सारा सामान वहाँ मेज़ पर रख दिया। राधिका, जाओ अपने मम्मी पापा के लिए चाय बना कर लाओ, चाय नाश्ते का इंतज़ाम करो कुछ भाई, सासू माँ ने आदेश दिया। नहीं नहीं, हम कुछ खाएंगे पिएंगे नहीं, हम अपनी बेटी को अपने साथ ले जा रहे हैं। ये शब्द थे राधिका की माँ के। उन्होंने दृढ़तापूर्वक कहा। राधिका की सास को उनकी माँ का लहजा बहुत ही खराब लगा। लेकिन क्यों? समधन जी, आप शायद भूल गई हैं, अभी 4 दिन पहले ही आपकी बेटी ब्याह कर यहाँ आई है। यूँ घड़ी घड़ी अपने मायके जाएगी, पगफेरे के लिए जाना ज़रूरी होता है। लेकिन अब यहाँ से जब भी वो अपने मायके जाएगी तो हमसे, यानी अपनी सास और पति से इजाज़त लेकर जाएगी। राधिका की माँ का जवाब है, समधन जी, मैंने अपनी बेटी का कन्यादान ज़रूर किया है, लेकिन इसका मतलब ये मत समझिए आप कि मैंने अपनी बेटी को ही दान कर दिया है। वह आपकी व्यक्तिगत संपत्ति नहीं है। आप लोगों के विचार व्यवहार हम देख चुके हैं। अब हमारी बेटी इस घर में अपनी मर्जी के साथ तब ही रहेगी जब उसके साथ दोबारा इस तरह का व्यवहार नहीं किया जाएगा। और हाँ, दूसरी और ज़रूरी बात, उसे किसी भी चीज़ के लिए आप लोगों की इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है। आप उसका परिवार हैं, वह आपसे सलाह मशवरा करेगी, बात करेगी, लेकिन अंतिम फैसला सिर्फ़ और सिर्फ उसी का होगा। आप सोच विचार कर लीजिए। विवेक जी, अगर आपको ठीक लगे तो अपनी पत्नी को कल ले जाइएगा पूरे मान सम्मान के साथ। अरे एक बात तो रही गई, एक बात और कह देती हूँ आप लोगों से। हमारा जो मन होगा, जैसे होगा, जब होगा, हम अपनी बेटी को वो देंगे। लेकिन अगर आपको हमसे कुछ चाहिए, कुछ मांगना है, तो अभी बता दीजिए। मेरे भैया पुलिस इंस्पेक्टर हैं, मैं उन्हें फ़ोन करके अभी बुला लेती हूँ। ऐसा कहकर राधिका की माँ अपने पर्स से फ़ोन निकालने लगती हैं, लेकिन उसके पिता उन्हें रोक लेते हैं और कहते हैं, अरे बेटी का घर क्यों तोड़ना चाहती हो तुम? हम हैं ना यहाँ पर, हम मिल बैठकर अच्छे से बात कर लेते हैं। तुम रुको ज़रा। आप कभी मेरा जीवन में साथ नहीं दे पाए। मेरे साथ होता हुआ हर अन्याय आपने चुपचाप देखा, लेकिन आज अपनी बेटी का साथ तो दे ही दीजिए। मैं अपनी बेटी को इन लोगों के पास छोड़कर बिल्कुल भी नहीं जाऊंगी। आज राधिका की माँ के मन का गुस्सा भी बाहर आ गया। राधिका की माँ उसका हाथ पकड़कर उसे वहाँ से ले जाती हैं। विवेक और उसका पूरा परिवार मूक दर्शक बने वहीं खड़े खड़े देखते रह जाते हैं। दोस्तों, आमतौर पर यही होता है। शादी से पहले बहुत बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, अपने परिवार के रसूख की, मान सम्मान की बड़ी बड़ी डींगें हाँकी जाती हैं, लेकिन शादी के बाद हर किसी की हकीकत सामने आ जाती है। और ऐसे में लड़की के माता पिता ये सोचकर चुप रह जाते हैं कि हमारी बेटी की बदनामी होगी, हमारी बेटी का जीवन खराब हो जाएगा, और यही उनकी सबसे बड़ी गलती होती है। और कई बार उन्हें अपनी इस गलती का बहुत बड़ा मूल्य चुकाना पड़ जाता है, इतना बड़ा मूल्य जिसकी कोई भरपाई नहीं होती। बहुत अच्छे से जानती हूँ। अब आप सब कहेंगे, बेटी के ससुराल में ऐसे कौन बात करता है? अरे ऐसे थोड़ी ना हम बेटियों को ससुराल से मायके वापस ले आते हैं। हाँ, नहीं करते हैं ऐसे बात, नहीं लाते हैं बेटियों को ससुराल से मायके वापस, लेकिन ऐसा करना चाहिए। अगर आप ऐसा कर पाएंगे तो न जाने कितनी सारी बेटियां जिंदा जलने से बच जाएंगी, जीते जी मरने से बच जाएंगी और एक अच्छा जीवन बिता पाएंगी। अपनी इस कहानी के माध्यम से मैं सभी माता पिता से बस यही प्रार्थना करना चाहती हूँ, आप सब अपनी बेटियों को शिक्षा देकर सशक्त बनाएं, लेकिन उसके साथ साथ ही उनमें इतनी सूझबूझ भी दीजिए कि समय आने पर अपने पक्ष में सही फैसला कर सकें, ये समझ सकें कि उनके लिए क्या सही है क्या गलत है, और बिना डरे, बिना किसी दबाव के फैसला कर सकें। अक्सर पढ़ी लिखी नौकरी करने वाली लड़कियां भी परिवार के दबाव में आकर बस घुटती रह जाती हैं, रोती रहती हैं, परेशान रहती हैं, लेकिन अपने मायके वापस नहीं आ पाती। धन्यवाद।
अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट।